हेलो अगेन। लास्ट टाइम के लेक्चर में हम लोगों ने कूलम लॉ की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसके रिगार्डिंग कूलम लॉ के रिगार्डिंग हमने स्टडी किए थे। उसमें एक तो मैंने आपको कहा था कि मैं जो कूलम लॉ जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, एक तो वो आपको बताऊंगा आज। और दूसरा ये मैंने सॉरी एक पॉइंट जो है वो मैं स्किप कर गया था, वो पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ आज। ठीक है जी। ठीक है। वो पॉइंट तो वैसे मैंने आपको बता तो दिया था, लेकिन उसको थोड़ा सा और ढंग से हम करेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिकली। ठीक है जी। अब वो पॉइंट क्या है देखिए। पॉइंट ये था कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन द इंटरविनिंग मीडियम। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि बीच में मीडियम कौन सा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था वाटर में अलग फोर्स होगी, ग्लिसरीन में अलग होगी, एयर में रखेंगे तो अलग फोर्स होगी, वैक्यूम में रखेंगे तो अलग फोर्स होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है इन वैक्यूम, अगर वो वैक्यूम है, इज एफ नॉट लिख देते हैं। तो वो किसके बराबर आती है हमारे पास, एफ नॉट किसके बराबर आता है, वो आता है हमारे पास 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2, मैं मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ फिलहाल, डिवाइड बाय आर स्केयर। इसको मैं एफ नॉट लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ इसको। ठीक है जी। अब लेट करते हैं कि फोर्स किसी मीडियम में जो आएगी, ये एप्साइलन नॉट है, ये थी परमिटिविटी फ्री स्पेस की या वैक्यूम की। तो यहाँ पे हमारे को परमिटिविटी अब किसकी लिखनी पड़ेगी, ई एम। ये किसकी परमिटिविटी है, मीडियम की परमिटिविटी है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ई एम इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो सॉरी ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम है बीच में। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ जो है, नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं हम ई आर। ई आर होती है रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर आपको बोले कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है जी। ओके। अब हम यहाँ से अगर ई एम की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी, ई नॉट इंटू ई आर। ठीक है जी। और इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। ई एम की जगह क्या लिखेंगे, ई नॉट ई आर, और साथ में Q1 Q2 ओवर आर स्केयर लिख सकते हैं इजीली। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एफ एम इज इक्वल टू 1/ER, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। ठीक है जी, ये आ गया। अब ये है क्या, इसको अगर हम ऊपर देखें ध्यान से, यही एफ नॉट है, फोर्स इन वैक्यूम। तो एफ एम इज इक्वल टू लिखते हैं 1/ER इंटू फोर्स इन वैक्यूम। यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन तो ये थी, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी की एक और मिल गई। यहाँ पे लिख देते हैं ई आर इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ एम। ठीक है जी। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन दैट मीडियम। और हमेशा याद रखना, जो ई एम होता है वो हमेशा ई नोट से ज़्यादा होता है।
और एफ नॉट हमेशा एफ एम से ज़्यादा होता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा फोर्स दो चार्जेस के बीच में कब होती है, जब उनको वैक्यूम में रखा होता है हमने। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ठीक है, इसका मतलब ई आर की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, यहाँ से ये भी हमें पता चल गया। अब इसका फ़ायदा क्या है इस फॉर्मूले का? इस फॉर्मूले का फ़ायदा ये है कि अगर मैं ये फार्मूला यूज़ करता हूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू तो मेरे को डायरेक्ट पता है ना, 9 × 10⁻⁹। क्या हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन एम की वैल्यू पता है? नहीं पता जी, वो तो अलग अलग निकालनी पड़ेगी हर बार। तो इसलिए ज़्यादा बेटर है अगर हम ऐसे निकालें तो क्या होगा, हम सिंपल हमारे को 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब हम ये प्रूव करेंगे कि कूलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। वैसे इसके बारे में मैं थोड़ा बता चुका हूँ, पिछला लेक्चर आप दोबारा भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है क्या? देखिए, हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पे दो चार्जेस थे, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2। ये चार्ज जो है इसका जो पोजीशन वेक्टर R1 है और इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो R2 है। ठीक है जी। अब यहाँ से यहाँ को भी एक वेक्टर आएगा और इधर से इधर को भी आएगा एक वेक्टर। ठीक है जी। अब हमारे को पता है जो R1 वेक्टर है, R1 वेक्टर हमेशा जो वेक्टर होता है उसको लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन, जो कि यूनिट वेक्टर बताता है। इसलिए ऐसे R2 भी लिख सकते हैं। R2 क्या आ जाएगा, R2 इंटू R2 कैप। ठीक है जी, ये ओरिजिन आ गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो भी है। अब यहाँ पे हम अगर ट्राइंगल लॉ लगाएं, अगर यहाँ पे हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो 1 से 2 की तरफ जो यूनिट वेक्टर जा रहा है उसको लिख सकते हैं हम R12, और यहाँ से इधर को जो जा रहा है उसको लिखते हैं इसको R21 और इसको R12 लिखते हैं। ठीक है, जो 2 से 1 की तरफ को जा रहा है वो R12 और 1 से 2 की तरफ जा रहा है वो है R21, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं ना, इसलिए। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। यहाँ देख सकते हैं हम कि R21 और R12 क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है? बिल्कुल है। क्या इनका डायरेक्शन भी ऑपोजिट है? बिल्कुल, डायरेक्शन भी ऑपोजिट है। क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम है? बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ से इधर लेंथ मेजर करो चाहे यहाँ से इधर मेजर करो, है तो एक ही बात। ये सब तो हमें पता चला। अब यहाँ पे हम ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, तो वो लगाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, R1 प्लस ये इधर से इधर R21 इज इक्वल टू R2। तो R21 किसके बराबर आ गया, वो आ गया R2 माइनस R1। ठीक है, ये और ये सेम ऑर्डर में, ये रिवर्स ऑर्डर में। और R12 क्या आएगा फिर, R12 इससे अपोजिट है तो वो आ जाएगा R1 माइनस R2। दोनों मिल गए, दोनों मिल गए। ठीक है जी। अब देखिए, पहले लिखते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो वेक्टर यहाँ से यहाँ को जा रहा है, जो वेक्टर यहाँ से यहाँ को जा रहा है वो कौन सा वेक्टर है, R21 है। ठीक है जी, R21 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखूँ, R21 यूनिट वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ मैं। इसी तरीके से जो दूसरा मेरे पास वेक्टर है, तो दूसरी फोर्स है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वो क्या आ जाएगी, Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 का स्क्वायर और R12, इक्वेशन सेकंड। अब हमने यहाँ देखा R12 जो है वो R21 का उल्टा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R12 इज इक्वल टू Q1 Q2, R12 क्या है, माइनस ऑफ R21
ठीक है जी। और R12 और R21 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर मैं ये माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बनता है Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 का स्क्वायर और R21 वेक्टर लिख सकता हूँ ऐसे। अगर इसको और इसको कंपेयर करें, क्वेश्चन नंबर 1 और इसको, तो क्या यही R21 है? ये R21 ही है। Q1 Q2 R21 है ना सबसे। तो इसका मतलब यहाँ से पता चला F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, विच proves that Coulomb's law follows न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा है कि जो इसमें नोटेशन है, हो सकता है मेरे से कोई गलती हो जाए R12 R21 में। ठीक है, वो आप देख लेना। ठीक है, अच्छा जी, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है। अब फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम और Q2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। ये दो चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 मीटर इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है उसके लिए 80 है। ठीक है जी। अब एक ऐसा मीडियम है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 80 है और वहाँ पे उन दोनों के बीच में फोर्स निकालनी है हमें। कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, फोर्स मैंने कहा कि जो फोर्स है वो है 1/ER और अंदर सब कुछ वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ठीक है जी। तो ये फोर्स कितनी निकलेगी? अगर इस फोर्स को निकालें तो ये आ जाएगा 1/80। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹। ये 2 है, ये 4 है, 4 2 8। ये 10⁻⁻6, ये भी 10⁻⁻6। 10 की पावर कितनी बनी है? -12 और डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। आर क्या? 2 मीटर, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। ठीक है, ये 8 10 जा और ये बन गया 9/4। तो ये बन जाएगा आपके पास ये 10 और ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा -1, तो ये बन गया 8 और ये 12, ये बन गया 10⁻⁻4। और 9 को अगर 4 से डिवाइड करें, 4 2 जा 8 और 2.25 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। आई थिंक इसका ये राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है जी। तो मीडियम, देखिए सिंपल तो आप कर ही लोगे, बीच में बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो ये है कि जब आपके पास हो तो जितना आपके पास वैक्यूम में आता है उसको बस रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर दो, तो आपके पास सोल्यूशन जो है वो मिल जाए। ठीक है जी, ओके जी। अब ये तो रहा जी, हमने कूलम लॉ वगैरह भी कर लिया इसमें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आज थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा लंबा करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट पेज पे पहुंच गए जी हम। ओके, तो मैंने जैसा कि आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल जो है वो करना शुरू करेंगे। ठीक है जी। तो मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो हैं वो लूँगा और साथ में आपको प्रॉब्लम्स भी दूंगा आज। ठीक है जी, ओके जी। न्यूमेरिकल 2 सबसे इजी वाला करवाएंगे पहले। देखिए, 3 चार्जेस हैं, 1
2 3, ये 3 चार्जेस हैं। Q1 जो है -2 माइक्रोकूलम है, Q2 जो है वो 4 माइक्रोकूलम है, और Q3 भी जो है वो 4 माइक्रोकूलम। ठीक है जी, ये 3 आपके पास चार्ज है। अब वो बोल रहा है फाइंड दी नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1। चार्ज Q1 पे नेट फोर्स निकाल। इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब देखिए कूलर लॉ में कितने चार्जेस होते हैं? हमेशा 2। तो यहाँ तो ऐसा 2 वाला सिस्टम नहीं है, तो 3 चार्जेस है। इसको ये भी फोर्स लगा रहे थे, ये भी फोर्स लगा रहा है, ये 2 होते तो हम कर सकते हैं सिंपल कूलम लॉ लगा के। लेकिन फिर अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको एक सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बताया था। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स है वो किसके बराबर है? वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है जी, तो सोल्यूशन इसका क्या करेंगे? देखिए ये वाला चार्ज इसको यहाँ को खींचेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा। ये वाला चार्ज इसको कहाँ खींचेगा? इधर खींचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं F1। F1 मतलब इनकी इनके आपस की फोर्स, वो कितनी आ जाएगी? उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं फिलहाल। ठीक है जी, उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, वो आ जाएगी आपके पास 1, इसको मैं K लिख लेता हूँ। K Q1 कितना है? 2, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ इसलिए मैं मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूँ इधर, 4 और डिवाइड बाय 2 2 जो 4, तो कितनी आ गई जी फोर्स पहले वाले की? 2K। ठीक है, ये यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से अगर F2 निकालेंगे तो आप देखो सब कुछ ही सेम है, तो F2 भी 2K आएगा। ठीक है, लेकिन अब ये जो सम है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में वो वेक्टर सम है। ठीक है, वो मैग्नीट्यूड का सम नहीं है। मैग्नीट्यूड का सम होता तो सिंपल ऐड कर देते, तो वेक्टर सम है। तो एक फोर्स यहाँ पे F1 है, एक फोर्स F2 है, दोनों इसके बीच में एंगल कितना है? इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री एंगल है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वाला जो फॉर्मूला था आपने वो लगाएंगे। ठीक है, और वो क्या होता है? वो होता है टोटल फोर्स इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और कॉस थीटा और इसका अंडर रूट। यही सुना है आपने? ठीक है, यही सुना है। तो F इज इक्वल टू किसके बराबर है? देखिए F1 और F2 दोनों बराबर है, F1 F2 दोनों बराबर है। दोनों को मैं इसको मैं F डैश लिख लेता हूँ जो नेट फोर्स है, और दोनों को F लिख लेता हूँ क्योंकि बराबर है। F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और कॉस यहाँ पे आ जाएगा 60, और कॉस 60 क्या होता है? 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो फोर्स कितनी आई? नेट फोर्स आपके पास आ गई 3F स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 3F, और F किसके बराबर है? 2K के बराबर। तो F डैश इज इक्वल टू 2√3K, और ये हो गया 2√3 इंटू 9, क्योंकि K की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 के बाद 9। तो F डैश किसके बराबर हो गया? F डैश हो गया हमारा 9 टू 18, और ये आ गया 18√3 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। ये फोर्स आ गई। कोई गलती होगी तो चेक कर लेना। ठीक है, और ये हो गया क्वेश्चन ये हमारा। ठीक है जी, अब चलिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, एक्सरसाइज आपके लिए। पहली एक्सरसाइज क्या है? पहली एक्सरसाइज ये है कि ये आपके पास बड़े सारे चार्ज हैं, एक चलो हेक्सागन ही बना लो। ठीक है, यहाँ पे भी चार्ज है Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q। ठीक है, ये सारे, और ठीक है ये सारे चार्जेस हैं आपके पास, और सेंटर में एक चार्ज है Q।
यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है जी, ये सारे चार्जेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फाइंड दी नेट फोर्स, और इसका जो साइड है उसको एल मान लो, फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर। सेंटर पे जो चार्ज है उसके ऊपर आपने फोर्स निकालनी, नेट फोर्स। और याद रखना वेक्टर सम है और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं। ठीक है जी, तो सारे वेक्टर्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक ये एक्सरसाइज है आपके लिए, आप पॉज करके इसको लिख के तो सोल्यूशन जो है वो कमेंट सेक्शन में मेरे को दे सकते हो, या फिर आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे सोल्यूशन भेज सकते हो। ठीक है जी, एक तो हो गया जी ये क्वेश्चन। ठीक है जी, अब आगे एक और क्वेश्चन किया जाए। एक और आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज फर्स्ट थी, एक्सरसाइज सेकेंड। मान लीजिए आपके पास एक घड़ी है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, सुन के ही आपको लगाना पड़ेगा। जैसे घड़ी की जहाँ पे सुइयाँ होती हैं, ठीक है जी, यहाँ क्या होता है, एक बजते हैं, यहाँ 1 कूलम चार्ज है, यहाँ 2 कूलम है, यहाँ 3 कूलम है, यहाँ 4 कूलम है, यहाँ 5 कूलम है, यहाँ 6 कूलम है, यहाँ 7 कूलम है, यहाँ 8 कूलम है, यहाँ 9 कूलम है, यहाँ 10 कूलम है, यहाँ 11 कूलम है, यहाँ 12 कूलम है। ठीक है जी, सेंटर में, क्वेश्चन समझ आ गया आपको, सेंटर में एक 1 कूलम का चार्ज पड़ा हुआ है, इसके ऊपर नेट फोर्स आपने निकाल, फाइंड दी नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर। ठीक है जी, ये आपका दो ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको निकालने के लिए। ओके जी, ओके, दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ फिर। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज है, न्यूमेरिकल अगला। ठीक है, सारे टाइप के न्यूमेरिकल कराऊंगा, कम से कम 6-7 तरह के। ठीक है, अगले लेक्चर में भी हम करेंगे। अब हमारे पास क्या है, ऐसा है, ये एक यहाँ 1 कूलम चार्ज पड़ा है, यहाँ पे 8 कूलम चार्ज पड़ा है, यहाँ पे 27 कूलम चार्ज पड़ा है, ऐसे 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 करके यहाँ पे 1000 कूलम चार्ज पड़ा है। इसकी दूरी 1 मीटर है, इसकी 2 मीटर है, इसकी 3 मीटर है, एंड इसकी 10 मीटर है। ठीक है जी, यहाँ पे एक चार्ज है क्यू, 1 कूलम ही है मान लो, उसके ऊपर हमने नेट फोर्स निकालनी है। कैसे निकालें? ठीक है, ये काम करते हैं, ये भी आप ही को देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है, 3 न्यूमेरिकल हो गए, इसको भी एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी, तो इसको भी मैं आप ही को देता हूँ कि मुझे लग रहा है ये इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग और अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं कुछ और प्रॉब्लम भी बताऊँगा थोड़ी मुश्किल, ये इतनी भी इजी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ध्यान से करना। वीडियो पॉज कर सकते हो, क्वेश्चन लिख सकते हो, बना सकते हो, और मुझे सोल्यूशन फिर सेंड करना। ठीक है जी, तो 3 एक्सरसाइज मैंने आपको दी, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।